हेलो, वेलकम टू बी स्नेह फ्रॉम लर्न। आइए आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं। टेट और सी टेट वाले जितने भी लोग हैं सब इसको जरूर देखें और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर हैं वो सारे इस चैनल पर आपको लगवाए जाएंगे। उनकी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप लोगों को क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और भी जो क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो भी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। 91 क्वेश्चन। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है में थक गई। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। इस जो सेंटेंस है, ये जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, और नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं थक गई। मैं थक गई। थक गई। मैं थक गई लिखा है। क्या है? थक गई लिखा है। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो अब इसमें बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 91 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मंदिरा को लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। उ, उसने आम को एक वचन पुल्लिंग में समझते हुए लगता है का प्रयोग किया है, और दूसरे वाक्य में मैं अर्थात स्वयं को एक स्त्रीलिंग समझते हुए थक गई शब्द का प्रयोग किया है। वचन इसलिए जो भी इसने प्रयोग किए हैं शब्दों के लिंग वचन क्रिया दृष्टि से वो नियम संगत है, उसने सही प्रयोग किए हैं। ठीक है। मैं थक गई, मैं उसने अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया, ये भी करेक्ट है, लिंग का सही प्रयोग किया। और आम जो है वो पुल्लिंग है, उसके लिए उसने लगता है लगाया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 92 क्वेश्चन। भाषा। भाषा क्या है? नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालयों में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं आने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। केवल विद्यालय में सीखी जाती है तो नहीं है, और नियमों की जानकारी से ही निखरती है ये भी चीज नहीं है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यही ऑप्शन इसमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 93 क्वेश्चन पे। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे कम पूछा है, ध्यान रखिएगा, किसका? पाठ्य पुस्तक का जब निर्माण हो रहा है तब। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, या विषय वस्तु में वैविध्य। सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पाठों की संख्या, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, किसकी महत्वपूर्ण कम है? पाठ्य पुस्तक में पाठों की संख्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि और बिंदु जो दिए हुए हैं वो महत्वपूर्ण है। 94 क्वेश्चन पे आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। क्या है? एक से अधिक भाषाएं का प्रयोग अगर हम करते हैं तो किसमें सहायक होता है? भाई भाषा में निपुणता में बाधक नहीं होता है। भाषा की निपुणता में तो अच्छी चीज है कि एक से अधिक भाषा हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाता है।
सेकंड है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, जटिलता तो नहीं बढ़ाता है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या भी नहीं है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 95, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। पूछा क्या गया है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ये कथन सही है और ये कथन सही है। अभी हम आपको बताएंगे कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है और इनमें क्या आता है, तो जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है सांस्कृतिक विभिन्नता क्या मैं, और भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। यही ऑप्शन जो है इसका सही नहीं है, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। क्या होता है कि जो भाषा को हम लोग ग्रहण करते हैं तथा सीखते हैं, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम एक दूसरे की पूरक होती हैं। ये क्या होती हैं, एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो इन पर दोनों पर सांस्कृतिक विभिन्नता, मातृभाषा, स्वभाव, पर्यावरण, प्रयास आदि का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। इसीलिए जो है इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब हम आते हैं, आपको हम लोगों ने हमने बताया है, आपको ये पता होगा कि भाषा अर्जन क्या होता है ना। एक हमारा है भाषा भाषा अर्जन, एक हमारा क्या है, भाषा अर्जन है, और एक हमारा क्या है, भाषा अधिगम। ठीक है, अब हमको पहले पता हो कि भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि भाषा अर्जन क्या होती है। अब एक चीज समझिए, हम लोग दो चीजें सीखी। भाषा अर्जन में कौन सी भाषा आती है, मदर टंग यानी कि मातृभाषा, भाषा अर्जन में आती है। ये अगर आप ध्यान रखेंगे ना कि भाषा अर्जन में आता क्या है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसीलिए बता रहे हैं, मातृभाषा आती है, और जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, स्थानीय भाषा जो होती है उसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज शॉर्ट में लिखा है। ये दोनों क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है। ये दोनों क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज होती है। भाषा अधिगम और ये भाषा अर्जन में होती है। तो इनमें क्या होता है कि जो पैसिव लर्निंग पर बेस्ड होती है, यानी निष्क्रिय होती है। किस पर बेस्ड होती है, पैसिव लर्निंग पर बेस्ड होती है, यानी निष्क्रिय होती है ये। ठीक है, और क्या होती है, निष्क्रिय होती है, निष्क्रिय होती है। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड पॉइंट क्या है इसका ना, ये इनफॉर्मल वे में होती है, कोई फॉर्मल वे नहीं होता है इसका, इनफॉर्मल वे में होती है। अब आप इसको इनफॉर्मल वे को समझ सकते हैं। इनफॉर्मल वे कैसे, आप देखिए, जैसे मातृभाषा है, भाषा अर्जन में मातृभाषा नेटिव लैंग्वेज आ रही है, ये नेचुरल लैंग्वेज है। तो इसका कोई प्रॉपर एक, कहीं हम इंस्टीट्यूशन से इसको नहीं सीख रहे हैं, इसको हम घर से निकलते हैं, घर में पले बड़े हैं, वहां से सीख रहे हैं, ब्रिंगअप जो हमारा हुआ है वहां से, घर के एटमॉस्फेयर से हुआ है उससे सीख रहे हैं, और बाहर निकलते हैं लोगों की जो सुनते हैं लैंग्वेज उससे सीख रहे हैं। तो वो भाषा अर्जन इनफॉर्मल वे हो गया, कोई फॉर्मल वे तो है नहीं, इनफॉर्मल वे में सीखते हैं। आई होप इनफॉर्मल अब समझ आ गया होगा। चौथा क्या होता है, स्ट्रक्चर वे में नहीं होती है, स्ट्रक्चर वे में नहीं होती है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं होता है, नहीं होती है, स्ट्रक्चर वे में नहीं होती, कोई रूल तो होता नहीं है, कोई रेगुलेशन तो होता नहीं है, बस हम जिसकी सुनते हैं भाषा उसी की सुन के समझ के बोलने लग जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये भाषा अर्जन, भाषा अर्जन जो होती है वो स्ट्रक्चर वे में नहीं होती है। ये 4 पॉइंट जो है ना इसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग इसी में ही कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा अर्जन क्या होती है और भाषा अधिगम क्या होती है। आई होप अब ये चीज क्लियर भी हो गई कि भाषा अर्जन जो होती है वो मातृभाषा और नेटिव लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है,
और ये पैसिव लर्निंग टाइप की होती है। भाषा पर जब विचार किया जा रहा था तो क्या हुआ, सब लोगों ने अपने अपने विचार दिए कि भाषा क्या होती है, भाषा के लिए कौन से विचार जरूरी थे। कई विद्वान हुए जिन्होंने अपने अपने विचार दिए। तो भाषा में हम लोग जो है कई राइटर पढ़ते भी रहते हैं, भाषा में हम लोग कई राइटर पढ़ते भी रहते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पढ़ा होगा, क्वेश्चन याद आता है चौमस्की के बारे में। चौमस्की के बारे में आ जाता है क्वेश्चन। चौमस्की ने जो है भाषा अर्जन पर फोकस किया है। और एक है हमारे स्किनर महोदय। स्किनर महोदय ने किस पर फोकस किया है, भाषा अधिगम पर। किस पर फोकस किया है, भाषा अधिगम पर। इन्होंने 4 तरीके भी बताए हैं कि भाषा अधिगम कैसे की जाती है। ठीक है, इन्होंने 4 तरीके भी बताए हैं कि भाषा अधिगम कैसे किया जाता है। एक तो किया जाता है पहला एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि संबंध। अब संबंध क्या चीज हुई, संबंध हुई जैसे मान लीजिए क्लास में एक बच्चा बैठा है और उसको पढ़ाया जा रहा है ए फॉर एप्पल। ठीक है, अब क्या है कि हम एक एप्पल उसको दिखाएंगे, एक ऑब्जेक्ट जो है एप्पल मतलब सेब जो है उसको दिखाएंगे, तो वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे ना। जो हम चीज दिखा रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, वो अगर हम चीज बच्चे को दिखा रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट है, रियल चीज है ना, रियलिटी पे हम उसको दिखा रहे हैं। तो उसके उस ऑब्जेक्ट को हम ए से कनेक्ट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, तब उसको पढ़ा रहे हैं। तो वो एक कनेक्शन जो है ए और एप्पल के बीच में बना रहा है, एसोसिएट कर रहा है अपने आप को। ए और ऑब्जेक्ट के बीच क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है अपने आप को, तो संबंध बना रहा है। तो भाषा अधिगम एसोसिएशन से आती है। दूसरी आती है रिइंफोर्समेंट। किससे आती है, रिइंफोर्समेंट, पुनर्बलन से। ठीक है, रिइंफोर्समेंट मतलब रिवॉर्ड और पनिशमेंट। रिवॉर्ड दे दिया, कुछ अच्छा काम किया बच्चे ने तो रिवॉर्ड दिया, और जब कुछ सही नहीं किया तो क्या किया, पनिशमेंट दे दिया। तो ये चीज हो गई हमारी रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट थर्ड हमारा ऑप्शन क्या हुआ, पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या हुआ, इमिटेशन। इमिटेशन मतलब बच्चे जो होते हैं अनुकरण कर लेते हैं, अनुकरण कर लेते हैं यानी नकल कर लेते हैं। मम्मी पापा जो करते हैं, कभी कभी बच्चे वही सीखकर उसकी नकल करने लग जाते हैं, इमिटेशन करने लगते हैं। एसोसिएशन, रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन, इमिटेशन। और फोर्थ हमारा क्या है, जिसको स्किनर ने जिस पर जोर दिया है, वो हमारा फोर्थ ऑप्शन और क्या है, कोलेबोरेशन। एसोसिएशन, रीइंफोर्समेंट, इमिटेशन और हमारा क्या है, कोलेबोरेशन। हाँ, फोर्थ हमारा क्या है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। कोलेबोरेशन नहीं है, ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास। किसी भी चीज की हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे हमें चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो ये हमारा हो गया स्किनर का। इन्होंने भाषा अधिगम पर बल दिया है, इन्होंने भाषा अर्जन पर बल दिया है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। इन्होंने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा विकास के लिए किसी सीख की जरूरत नहीं होती है। भाषा विकास के लिए किसी सीख की जरूरत नहीं होती है, हम बच्चे को कुछ सिखाते नहीं है। भाषा विकास क्या होता है, वो हमें सीखने की क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। सीखने की जो बच्चे में क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है आयु के साथ, वैसे वैसे उसकी भाषा का विकास होता जाता है। तो भाषा अधिग्रहण, जो भी ये चीजें चॉम्स्की ने बोली हैं भाषा के बारे में, वो क्या क्या बोली हैं भाषा के बारे में चॉम्स्की ने, हम आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं। ये हमने आपको बता दिया स्किनर के बारे में। अब आता है चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने जो है क्या क्या बोला है भाषा के बारे में बता देते हैं। भाषा अर्जन की, भाषा अर्जन की जन्मजात। ठीक है, मतलब जन्मजात हम सीखते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट, भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक व्याकरण। एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वातावरण से लिए गए अपनी भाषा के शब्द। ठीक है, ये इनके कारण है जो हमने पढ़े। चॉम्स्की ने एक और सिद्धांत दिया था, पोवर्टी ऑफ स्टिमुलस। एक और सिद्धांत दिया था, पोवर्टी, TY, पोवर्टी ऑफ स्टिमुलस। ये और सिद्धांत दिया था जिसको बोलते हैं इनपुट्स। तो क्या बोलते हैं, इनपुट्स, पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। तो उन्होंने इसमें कहा है कि ये जरूरी नहीं कि बच्चे
जो शब्द बोलते हैं वह उन्होंने माता पिता से ही सीखे हैं। कुछ शब्दों को बच्चा अपनी तरफ से भी बनाता है और बोलता है। कुछ जो चीजें होती हैं बच्चों में, वो कोई उनको सिखाता नहीं है, वो खुद अपनी समझ से सीख लेते हैं और बोलते हैं। तो ये बच्चे की इनपुट पर डिपेंड करता है, बच्चे की क्वालिटी ऑफ स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। हम प्रतिदिन नए नए शब्द बोलते हैं, इसी को जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण से संबंधित बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं, जब हम प्रतिदिन बच्चा जब नए नए शब्द बोलता है तो ये जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर बोली जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हम शब्दों को सीखते जाते हैं और भाषा का विकास करते जाते हैं। तो ये जो हमारा एक नियम है, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध, ये चॉम्स्की ने दिया है। किसने दिया है? अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसने दिया है? चॉम्स्की ने दिया है। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस किसने दिया? इनपुट्स जो है वो बच्चे में ऑलरेडी होते हैं, इनपुट्स जो है बच्चे में ऑलरेडी होते हैं, ये भी किसने दिया? चॉम्स्की ने दिया है। ठीक है। और एक सार्वभौमिक व्याकरण वाला, व्याकरण से संबंधी यानी जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर यानी सार्वभौमिक व्याकरण, ये भी किसने बोला है? चॉम्स्की ने बोला है। अब तो आपको चॉम्स्की और स्किनर क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट, ये हो गया ना आपका। अब ये भाषा अधिगम में क्या था? भाषा अधिगम में था जो हमारी और लैंग्वेजेस होती हैं, मदर टंग और उसके अलावा जो हमारी और लैंग्वेजेस होती है ना, वो भाषा अधिगम में आती है, यानी दूसरी भाषाएं। सेकेंड लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? लैंग्वेज सेकेंड। ये क्या बोली जाती है? लैंग्वेज फर्स्ट। दूसरी भाषाएं और जो होती हैं वो भाषा अधिगम में होती हैं। और ये क्या होती है? साहब बच्चा तो क्या होता है? एक्टिव होता है, एक्टिव लर्निंग पर बेस्ड होता है, एक्टिव लर्निंग पर बेस्ड है। ठीक है। थर्ड, थर्ड क्या है? स्ट्रक्चर बेस्ड है। क्या है थर्ड? स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चर बेस्ड है। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रक्चर डिसाइड होगा कि आप यहाँ ए से शुरू करेंगे, तब आपको नाउन प्रोनाउन पे ले जाए, तो एक स्ट्रक्चर है उसका। पहले ये छोटा पढ़ना था, तो वो स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। नेक्स्ट आता है फॉर्मल वे है, मतलब एक प्रॉपर वे बनाया गया, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में है, फॉर्मल वे में है, तो इसलिए भाषा अधिगम एक फॉर्मल वे में होती है। आई होप अब ये तो दो पॉइंट हैं, भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, और भाषा अधिगम यानी लर्न एजुकेशन। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। इस टेस्ट पेपर को लगाते लगाते अगर ये चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। पढ़ा तो बहुत है, हर चैनल आजकल पढ़ा रहा है, पढ़ा तो बहुत है, पर ये चीजें भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए आते हैं हम अपने पेपर में। हाँ, तो हमारा इसका ऑप्शन क्या? थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं 96 में। 96 क्या कह रहा है? एक बहुभाषिक कक्षा में। अब हमारा एक टॉपिक आ गया बहुभाषिक कक्षा। क्या टॉपिक आ गया? बहुभाषिक कक्षा में आप किस किस को कम महत्व देंगे? ये बस क्वेश्चन जो है ना, सी टेट और टेट के प्रॉपर रीड कीजिएगा। उसमें अगर आपने वर्ड नहीं पढ़ा प्रॉपर, तो आपका एक नंबर पानी में चला गया। चलिए आइए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? क्या होगा? किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बहुभाषिक कक्षा के प्रति है? बच्चे को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये कम महत्व वाला है। ये क्या है? ये कम महत्व वाला है। नेक्स्ट आता है 97। 97 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियां तथा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो, जिनमें भाषा अलग अलग छटाएं हो,
जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा अलग अलग छटाई हो। 98 निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों की स्थितियों में हिंदी प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने बोलने की क्षमता का विकास। क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, यही नियम नहीं भाई, कोई चीज रोट लर्निंग पर बेस्ड है तो कहाँ से होगा? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे? सबसे ज्यादा पूछा है व्याकरणिक नियम को, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य या निबंध लिखने की योग्यता। आप किस चीज को सबसे ज्यादा महत्व देंगे? भाई हम सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, वही सबसे महत्वपूर्ण है ना। 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्द के दो दो उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया। बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। किससे आप भाषा क्षमता के आकलन का उचित तरीका समझेंगे? सेकेंड ऑप्शन कि बादल, आसमान और चिड़िया में बच्चे के साथ संज्ञा शब्द जो होंगे का प्रयोग करते हुए कहानी की रचना करने को कहेंगे, तो उससे वो अपनी भाषाओं अपने लिखने के तरीकों का प्रयोग करेगा ना, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, संवाद अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। कौन सा ऑप्शन सही है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास सबसे कम प्रभावी है। नेक्स्ट आते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, भाषा की पाठ्य पुस्तक, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। कौन सा संरचना इंपॉर्टेंट है? एक समृद्ध भाषिक वातावरण होना बहुत जरूरी है। दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो दृष्टि बाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? अलग तो नहीं बैठाना चाहिए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? 104 बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यही सही है, 104 का 4। नेक्स्ट क्या है? बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं और अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यवहारिकता कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो क्या होगा? 105 अपनी भाषा की जो नियमबद्ध व्यवस्था होती है कि व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी जो भाषा अर्जन की होते हैं ना उसके पूरे साथ आते हैं। अपनी मातृभाषा से जो उन्होंने परिवेश से सीखा हुआ होता है ना, उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये हिंदी की पेडागॉजी के जो 15 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट शुरू होता है इंग्लिश की पेडागॉजी जो है उसको भी आज ही अभी कंप्लीट करा देते हैं, जिससे आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें हमने क्या क्या कंप्लीट किया? CDP कंप्लीट किया, इन्वायरमेंट कंप्लीट किया, इंग्लिश।
इतनी भी चीज अगर हम प्रॉपर प्रैक्टिस पेपर में कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन, 90 नंबर तो यही है, पास हो गए, 90 नंबर हो गए तो यही। चलिए अब हम आते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश पे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं इंग्लिश में। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर एज अ फैसिलिटेटर इज। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एक लैंग्वेज टीचर की एज अ फैसिलिटेटर? टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स to use the language meaningfully, to provide a lot of information and make the learners listen to it, to strictly control the class and cover the syllabus in quick time, to read the lesson aloud and provide explanation for each line. As a facilitator, लैंग्वेज टीचर की इनमें से कौन सी ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अलाउड और कंट्रोल करना क्लास को, यही केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मेक द लर्नर इज नो, ये भी नहीं है। फर्स्ट हमारा करेक्ट होता है टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द लर्नर्स। I hope you are getting my point. Next, 137. Which of the following will help learners take greater responsibility for their own learning? इनमें से कौन सा ये बता रहा है ऑप्शन कि लर्नर्स जो हेल्प लेते टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन, अपनी जो अपनी तरीके से वो जो सीखते हैं उसमें से सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हेल्प करती है? सुपरवाइज्ड रीडिंग सेंसन, कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क, पीर असेसमेंट या समेटिव असेसमेंट? कौन सी चीज है जो हेल्प करती है? पीर असेसमेंट यानी जो आपके मतलब जो आपके फ्रेंड सर्किल होता है ना, उसी को बोलते हैं पीर असेसमेंट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पीर असेसमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसको बोलते हैं सहकर्मी मूल्यांकन। फ्रेंड्स जो होते हैं ना आपके, वही इसमें हेल्प करते हैं, आपकी सहकर्मी मूल्यांकन होता है। अगर अब इसका पीर असेसमेंट में पीर का अगर आप मतलब जानते होंगे ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट इज। असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास एंड फेल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है? टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग? नो। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? नो। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टू डिसाइड पास एंड फेल? नो। आई होप 138 का जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट 139, व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, they will ये क्या लिखा है? दे विल, हाँ, तो वे क्या करेंगे? अगर यंग लर्नर्स की हमको स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, तो वो क्या करेंगे? इनहेंस दियर फ्लुएंसी, फ्लुएंसी से उनकी जोड़ेंगे हम उनको, नर्चर दियर क्रिएटिविटी, शार्पन दियर लिसनिंग स्किल, इंप्रूव दियर एक्यूरेसी। क्या करेंगे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? इंप्रूव दियर एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। अब इसमें से क्यों होगा ये ऑप्शन 139 में? भाई हम उनकी फ्लुएंसी से उनको थोड़ी जोड़ रहे हैं। नर्चर दियर क्रिएटिव, यहाँ क्रिएटिविटी से मतलब ही नहीं है। और उसमें लिसनिंग स्किल्स को शार्प करके क्या होगा? उनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो जाएगा, नहीं ना। हम उनकी जो गलत कर रहे हैं वो बार बार बोलने में, उसकी एक्यूरेसी को कम करने के लिए इंप्रूवमेंट करेंगे ना, तो यही सही होगा। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, अच्छा हाँ, नेक्स्ट हमारा क्या है? इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स, आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, समझ आ रही है? इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड गेटिंग आंसर्स फ्रॉम हर लर्नर्स,
a teacher gives some short text and asks her learners to frame question. Her primary objective is to क्वेश्चन पूछने के बजाय एंड गेटिंग आंसर फ्रॉम अ लर्नर्स, और लर्नर्स से उसके आंसर लेने की बजाय अ टीचर गिव सम शॉर्ट टेक्स्ट एंड आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस के आंसर लर्नर्स से पूछने के बजाय टीचर ने क्या किया है, गिव्स सम शॉर्ट टेक्स्ट दे दिया और कहा आस्क हर लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। एक शॉर्ट टेक्स्ट दिया और उससे कहा आप क्वेश्चन फ्रेम करिए। उस ये जो टास्क उसने दिया है टीचर ने, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो बच्चे को क्या सिखाना चाहती है। हाँ, तो वो बच्चे को क्या सिखाना चाहती है। फर्स्ट ऑप्शन, टेक डियर हेल्प ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। हेल्प क्यों करेगी भाई एग्जामिनेशन में, ये तो ऑप्शन होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट है मेक द लर्नर्स रियलाइज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय टीचर्स इन प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स, कि हम जो क्वेश्चन पेपर्स बना रहे हैं उसमें जो डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे हैं, क्या वो ऑप्शन करेक्ट होगा, या हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इनहेंस द लर्नर्स एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, एंड ट्रेन द लर्नर एज गुड एज क्वेश्चन पेपर सेटर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ, कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। हम्म, तो इसमें ऑप्शन क्या है कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कि लर्नर्स को इनहेंस किया जाएगा किससे, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग से। इसी को इंप्रूव करने के लिए उसने एक टेक्स्ट, शॉर्ट टेक्स्ट दे दिया और कहा कि आप इनसे क्वेश्चंस के आंसर बनाइए। नेक्स्ट 141, रीडिंग बिटवीन द लाइंस एज अ सब स्किल ऑफ रीडिंग मेनली इन्वॉल्व्स। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस में क्या छुपा हुआ है, ये सब स्किल जो है रीडिंग की क्या इन्वॉल्व करती है। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स को इन्वॉल्व करती है, गिविंग सफिशिएंट स्पेस बिटवीन लाइंस, इन्फेयरिंग द इन्फेयरिंग द inferring the unstated using the contextual and verbal clues, identify the grammatical item। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गिविंग सफिशिएंट स्पेस ऑफ लाइन से तो ऑप्शन बेकार है। इन्फेयरिंग द अनस्टेटेड यूजिंग द contextual and verbal clues, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटेड फैक्ट्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्बल, कॉन्टेक्चुअल एंड वर्बल जो क्लूज हैं वो आपको अनस्टेटेड, उनको आपको समझने में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कॉन्टेक्चुअल और जो वर्बल क्लूज है उनको पढ़ने में। सब्स्टिट्यूशन लेवल ड्रिल हेल्प्स टीचर्स इन, substitution table drill helps teachers in developing free writing, improving the fluency of learners, evaluating the listening skills, giving controlled language practice। सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल किस चीज में हेल्प करती है। गिविंग कंट्रोल लैंग्वेज प्रैक्टिस, इसमें करती, जो कंट्रोल लैंग्वेज होती है उसमें प्रैक्टिस देती है आपको। नेक्स्ट 143, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्नड, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न, इनमें से किस पे लैंग्वेज स्किल बेस्ट सीखी जा सकती है। only through written test and assignment, if they are taught in an integrated manner with the help of challenging and mechanical language drills, when they are introduced in isolation one skill at a time। only through written test and assignment, no, if they are taught in an integrated manner, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटीग्रेटेड मैनर क्या होता है कि केवल एक चीज नहीं होती है, कई चीजें उसमें अंतर्निहित हो जाएंगी। तो लैंग्वेज स्किल्स आपकी की लैंग्वेज आप लिसन करेंगे, फिर आप स्पीकिंग करेंगे, लिखेंगे, तो फिर आपको क्या है, मेन चीज क्या है, इंटीग्रेटेड मैनर। अब इस वर्ड को सुनकर आप डर गए होंगे, इंटीग्रेटेड मैनर क्या होता है, कुछ नहीं, अंतर संबंधित होते हैं, यानी कई तरीके की चीजें वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड मैनर। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन, आफ्टर रीडिंग अ पोएम a teacher involves the learners in group work।
One group writes a summary of the poem, another draw a picture to depict the main theme, and yet another sets the poem to music. ये एक्टिविटी जो है is a sheer waste of time, caters to diverse abilities and interest, is aimed at preparing the learners for assessment, will distract the learners from the lesson. कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होता है? इंग्लिश की जो पेडागॉजी है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं आती, बस क्या है, हमको लैंग्वेज अंडरस्टूड नहीं होती है। मुझे भी लगता है यार कितने भारी भारी वर्ड दिए हुए हैं, हाउ टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स, बट क्या है ना, पढ़ते पढ़ते जब एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया ना, स्टार्टिंग से कोई भी चीज ना, यहाँ से अगर स्टार्ट होती है, कोई भी चीज अगर यहाँ से स्टार्ट होती है, और हम अगर यहाँ, ये एक फर्स्ट लेवल है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और हम डायरेक्ट फोर्थ लेवल पढ़ने लगते हैं, तो आपको पढ़नी पड़ेगी। जब हम यहाँ से पढ़ेंगे तभी उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा, फिर हमको वो चीज धीरे धीरे समझ में आती रहेगी। हम, मैंने तो यही सीखा पढ़ने के दौरान, इसीलिए मैंने इसी तरीके से पढ़ा। तो क्या होगा, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटी एंड, किस, ये जो पोएम पढ़ाया जा रहा है और ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, इससे क्या होगा, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 145, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू। करेक्ट स्पीच हैबिट्स जो है वो डेवलप हो सकती है मोस्ट इफेक्टिवली प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से, वोकेबलरी प्रैक्टिस से, क्विजेस से एंड डिक्टेशन से। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैसे इफेक्टिवली करेक्ट हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से। नेक्स्ट आते हैं 146 पे। आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन the learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners understand grammar better, develop library reference skill, evaluate the teachers originally, become imaginative and creative. I hope आप लोगों को ये क्लियर दिख नहीं रहा होगा, मुझे भी लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, पर मैं बोल रही हूँ, उसकी हेल्प से थोड़ी जो है वो कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय कम बचा हुआ है तो ज्यादा टाइपिंग वगैरह नहीं हो पाती है, इसीलिए। लेकिन आप सुन करके उस चीज को करिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। आफ्टर स्टोरी टेलिंग सेशन, learners are asked to change the ending of the story. This will help the learners. learners की हेल्प क्या करेगा, अगर हम कोई भी एक स्टोरी टेलिंग सेशन ले रहे हैं और हम पूछेंगे कि चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, एंडिंग ऑफ द स्टोरी हम चेंज कर दें, तो क्या होगा, हेल्पफुल लर्नर्स का क्या होगा, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, बच्चे बनेंगे। अगर कहेंगे कि हम चेंज कर दें स्टोरी का एंड, उससे बच्चे क्या बनेंगे, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, लर्नर्स आर इनकरेज्ड टू, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, ये सारी अप्रोचेस जो है ना पढ़ी हुई हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ी हुई हो ना, तो ये बहुत इजी होते हैं, सब घूम फिर कर एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं ये चीजें। इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एलेबरेट कर देंगे। अंडर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग, learners are encouraged to discover the rules of the grammar, for example, avoid error completely, practice language drills mechanically, learn the grammar rules by rote तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, errors complete नहीं, ये first discover the rules of grammar, for example, young learners will enjoy a play included in the textbook when they listen to the teacher reading to play. एक यंग लर्नर है जो कि एंजॉय कर रहा है प्ले, लेकिन उसने उसमें अब टेक्स्ट बुक को इंक्लूड कर रखा है। जब वे टीचर को सुनते हैं रीडिंग द प्ले, इनैक्ट द प्ले, गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्ले फ्रॉम द टीचर एंड रीड द प्ले साइलेंटली। इनैक्ट द प्ले, इनैक्ट द प्ले, वो प्ले से जुड़ा हुआ है इसलिए टेक्स्ट बुक इंक्लूड किए हुए। 149, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्लेज, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल, टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है यूजिंग रोल प्ले का, वो क्या है, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। अब कोई कोई समझ में नहीं आया होगा कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, व्हेन यंग लर्नर्स आस्क्ड टू रीड अ टेक्स्ट साइलेंटली,
when young learner asked to read a text silently, they should be instructed to stop reading whenever they encounter a difficult word or phrase, to infer the meaning of new words from the context and read with comprehension, to pay special attention to grammar items used in the passage, to read fast even if they don't comprehend the meaning. यंग लर्नर से टेक्स्ट साइलेंटली रीड करवाया जा रहा है। इस ऐसे इंस्ट्रक्शंस को देने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? दे शुड बी इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप साइलेंट रीड करिए। To infer the meaning of new word from the context and read with comprehension, समझ कर, comprehension मतलब context को पढ़ भी रहा है और comprehend भी कर रहा है। इस तरीके से ये आपके जो है एक पेपर फिर खत्म होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर आपका जल्द आएगा, जो कि आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। जितने प्रैक्टिस पेपर आप लगाएंगे उतना ही एग्जाम क्रैक करना इजी होगा आपके लिए। इसलिए चैनल को देखते रहिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम लर्न, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।